आइए नमस्कार सभी को। आइए फिर से एक बार आप सभी के YouTube चैनल सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि अब हम आपका चैप्टर, आपने कमेंट में बोला भी है कि सर अब हमको त्रिभुज पढ़ना है, तो लोग इसको थोड़ा सा कठिन मानते हैं। हालांकि कठिन होता नहीं है, मैथ में कुछ कठिन नहीं है, सब बहुत आसान है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार अगर आप बोले हैं कि सर हमें ट्रायंगल पढ़ना है, तो आइए हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बच्चों बताएंगे, बहुत छोटी छोटी, और एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा आपका वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अपना इत्मीनान से पढ़ते चले जाएंगे। ये आज आपका बेसिक, बिल्कुल ट्रायंगल के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ में। पहले इंट्रोडक्शन देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग ऑफलाइन में भी ऐसे पढ़ते हैं और ऑनलाइन में भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पूरा हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि पहले उसके इंट्रोडक्शन देखिए। मैथ मतलब ये नहीं होता डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में आ गए, डायरेक्ट हमने आपको पढ़ाने लगे एक ही क्वेश्चन। ऐसा तो फिर आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पहले पूरा उसका बेसिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उस चैप्टर पहले हम लोग पूरा उसको समझेंगे कि आखिर होता क्या है। जैसे हम लोग साइंस को पढ़ते हैं, फिर हम लोग उस पर न्यूमेरिकल में तो आएंगे, उसके एक्सरसाइज में तो आएंगे। पहले हम लोगों को देखना है कि आखिर होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, कैसे इसकी परिभाषाएं होती है, कैसे इसका कैसे अनुप्रयोग करते हैं, इस पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो बहुत छोटी सी बात है, ये हर किसी को पता होगा क्योंकि आप लोग तो कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं। एक त्रिभुज है क्या, ABC। अगर नहीं पता है तो समझिए, तीन ओर से घिरी हुई आकृतियों को हम बच्चों क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि जिसमें तीन भुजाएं हैं उसे त्रिभुज बोलेंगे। नाम से ही पता चला, त्रिभुज मतलब तीन भुजा, ठीक है ना। और तीन ओर से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब तीन भुजाएं हो गई, इसका मतलब है कि जब तीन भुजाएं हो गई सर, तो तीन कोण भी होगा। बिल्कुल सही बात है, तीन कोण भी होगा। अगर हम कोण 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। आप जब छोटे थे तो पढ़ते थे आप स्कूल में अपने, क्या होता था, कहते थे आपके टीचर कि तीन कोणों से, या तीन कोण 1 + 2 + 3, मतलब क्या होता था, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। पढ़ते हैं ना, तीन कोणों का योगफल कितना होता है, 180। वही तो हम पढ़ेंगे आज। लेकिन ये सब बेसिक बातें थी, ये हमको नहीं पढ़ना। ये सब आप कक्षा 8 तक 9 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। थोड़ा सा हम लोग अब अपर लेवल पढ़ेंगे। ये तो बहुत छोटी सी बातें थी। आइए देखिए, त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग बच्चे देखेंगे, त्रिभुज तो समझ गए, तीन ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। सर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ आपको बच्चों 2 प्रकार पढ़ना है, 2 प्रकार। पहला आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुज। हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, परेशान नहीं होना है, दोनों बताएंगे। समरूप त्रिभुज देखिएगा एक बार फिर से, समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिमिलर ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। दूसरे की हम बात करेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। इसको क्या बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होता है, इसको बोलते हैं कंग्रुएंट। क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट, ये बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा होता है कंग्रुएंट। ठीक है, कंग्रुएंट इसको बोलते हैं। ये इसको मतलब क्या होता है, सर्वांगसम होता है। सिमिलर मतलब क्या होता है, समरूप होता है। बच्चों 2 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब देखिए हम लोग दोनों होते क्या हैं, इनके बारे में हमको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। यहाँ हमने लिखा है ताकि आपका समय ज़्यादा लॉस ना हो, समय बचाने के लिए हम डिफिनीशन यहाँ आपको लिख दिए हैं। ये सब आप एकदम अच्छे से अपनी कॉपी पूरा नोट्स बनाते हुए चलेंगे एकदम डिटेल से। देखिए समरूप क्या होता है बच्चों, सिमिलर क्या होता है, 2 ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं। 2 ज्यामितीय आकृतियां कैसी, वो भी जिनके आकृति समान हो। आकृति जानते हैं ना, मतलब 2 होता है, एक शेप होता है, एक क्या होता है, शेप होता है, एक क्या होता है, साइज होता है। हम लोग शेप की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग साइज की बात भी करेंगे। ये शेप और साइज 2 चीजें भी हम लोग दोनों चीजें आपका क्लियर करेंगे। देखिए
दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं जिनके आकृति समान हो। क्या समान हो बच्चों? आकृति समान हो और उनके आकार व माप समान या असमान हो। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं रूप। जैसे देखिए एक त्रिभुज क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया। एक त्रिभुज छोटा हो गया और एक त्रिभुज बड़ा सा हो गया। कैसा हो गया? बड़ा सा हो गया। ये त्रिभुज बड़ा सा हो गया। देखिए दो त्रिभुज हो गए ना। तो अब देखिए दोनों चीज तो सेम है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। अगर इसको हम मान लीजिए पी क्यू मान ले लेते हैं, पी क्यू आर, इसको ले लेते हैं। दोनों के ये तो के शेप तो समान है ना, आकृति समान है, लेकिन जो इसका साइज है ना बच्चों वो बड़ा छोटा है। ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। मतलब इनके साइज तो बड़े छोटे हैं लेकिन शेप क्या है? दोनों के एक समान है। अगर ये छोटा है तो ये क्या है? बड़ा है, लेकिन दोनों हैं तो त्रिभुज ही ना, है तो त्रिभुज ही। जैसे हम बात करें ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब ये तो दोनों फिलहाल देखिए समान है, इसकी बात नहीं कर सकते, अब इसकी बात तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम ये बात करें पेन किया, कोई भी मान लीजिए चीज ले लेते हैं, उसमें क्या होता है? एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, लेकिन दोनों एक ही। जैसे हम मान के चलें, ये देखिए, अब इसका अगर ढक्कन हटा दें, ये देखिए दोनों तो मार्कर हैं तो दोनों मार्कर, लेकिन एक क्या? एक साइज में छोटा है, एक साइज में क्या है? बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों अभी हम सर्वांग सम की बात करेंगे तो दोनों क्या होने चाहिए? साइज और शेप दोनों का समान होना चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बड़ा आसान होता है मैथ यार। देखिए तो क्या हमने बताया? समरूप क्या बताया? एक ही चीज बस आपको ध्यान रखना है कि सर समरूप क्या होता है? जिसका क्या होता है? जिसका शेप तो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, परंतु साइज समान नहीं होना चाहिए। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों में कोई वो नहीं है। और इसका लेकिन शेप 100% समान होगा। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं। ये तो बात हमारा हो गया समरूप का। आगे चलते हैं, सर्वांग सम की बात करते हैं। समरूप समझ में आ गया। वह आकृति जिनके आकृति व आकार दोनों समान है। जैसे भी हमने बताया ना कि इसके तो केवल क्या समान होगा? आकृति समान होगा, लेकिन आकार ये जरूरी नहीं कि समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परंतु सर्वांग सम में क्या होगा? आकृति और आकार दोनों समान होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए तो सर्वांग सम, ये देखिए समरूप, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए बच्चों एक चीज आपको हम बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझिएगा। चलिए ये हम इसको रफ कर देते हैं। आइए देखिए ये हम बताने जा रहे हैं। ये तो समझ गए, ये तो आप समझ गए। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा समरूप हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम बात करें हैं वृत्त की बात कर लेते हैं हम, अभी आगे लिखे भी हैं। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्या है? समरूप है। क्या है बच्चों? ये समरूप है। लेकिन हम बात करें, कहेंगे तब सर सर्वांग सम क्या है? दिखाते हैं। सर्वांग सम क्या है? ये आपका वर्ग हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ये क्या है? समरूप है कि सर्वांग सम है? समरूप तो होगा ही, लेकिन ये बात करें तो सर्वांग सम है कि नहीं है? ये समरूप है, लेकिन बच्चों सर्वांग सम नहीं है। क्या है? सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका देख रहे हैं बदल गया ना, आकृति और आकार दोनों क्या हो गया? आकृति तो सेम है लेकिन आकार क्या हो गया? बदल गया। इसलिए हमारा सेम नहीं है। ये 3 है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसलिए छोटा बड़ा हो गया। तो छोटा जब बड़ा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जब छोटा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? वो हमारा समरूप हो जाएगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए हमने यहाँ पे बच्चों एक नोट दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। जो आकृति सर्वांग सम होगी वह समरूप जरूर होगी। जो आकृति सर्वांग सम होगी वह समरूप जरूर होगी, परंतु जो आकृति समरूप होगी वह सर्वांग सम होगी कि नहीं होगी, यह कंफर्म नहीं है। बात समझ में आया ना कि जो सर्वांग सम होगी वह समरूप जरूर होगी। यह सर्वांग सम है तो समरूप जरूर है, लेकिन जो समरूप है वह सर्वांग सम होगा या नहीं होगा यह जरूरी नहीं है। समझ गए होंगे मेरी बात अच्छे से। वह सर्वांग सम होगा यह निश्चित नहीं होगा। दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो आकृति सर्वांग सम है ना वो समरूप जरूर है। जो आकृति सर्वांग सम है ना वो सर्वांग सम मतलब जिनके दोनों समान हो। जैसे हमने बताया कि 2 मार्कर हैं सेम जैसे हैं, क्या है? सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम है तो समरूप तो है ही, लेकिन जो समरूप हैं तो वो सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे बड़े हो गए तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है।
आगे देखिए, अब देखिए ये तो हमारी बात हो गई समरूप की, सर्वांग सम की, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग कुछ कंडीशन देख लेते हैं, लिखे हुए हम आपके लिए कि दो आकृतियां समान होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार क्या हो, समान हो। जैसे हम आपको चित्र में बना के दिखा देते हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन है, बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छे समझा दे रहे हैं, आपको कभी डाउट नहीं होगा इन चीजों में। जैसे देखिए ये हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग सर्वांग सम की और समरूप की। हम लोग बात करते हैं सर्वांग सम और यहाँ बात करेंगे बच्चों समरूप। अब हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, हम लोग बात करेंगे आकार की और हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे बच्चों, आकृति की। देखिएगा सर्वांग सम में हमने क्या बताया कि सर आपने बताया आकार भी समान होगा और आकृति भी समान होगा, यही तो हमने बताया। लेकिन समरूप ने सर आपने क्या बताया, तो आकृति तो समान होगी ये तो बिल्कुल फिक्स है, पर आकार समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है। यही तो बताना एक लाइन में। देखिए जितना हमने आपको पूरा हिंदी बताया, परिभाषा बताया, एक लाइन में हमने आपको ये बता दिया कि जो सर्वांग सम होगा आकार भी समान होगा, आकृति भी समान होगा, लेकिन जो समरूप होगा आकृति तो समान होगा, ये तो एकदम क्लियर है, लेकिन उसका आकार समान नहीं होगा। आकार मतलब उसका लंबाई चौड़ाई, मतलब वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई अब ना, यही बस इतना पूरा सारांश था जितना हमने आपको ये हिंदी पूरा इतिहास बता दिया। छोटी सी बात थी कि सर्वांग सम में आकार और आकृति दोनों समान होंगे, सब एक शकल के होंगे, एक रूप के होंगे, एक जैसे होंगे। अगर वृत्त है तो वृत्त होगा, वर्ग है तो वर्ग होगा, सेम साइज होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो समरूप होगा उसमें आकृति तो एक जैसी होगी, वृत्त है तो वृत्त ही होगा, लेकिन वो बड़ा छोटा लंबा चौड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका आकार समान है या नहीं है डजंट मैटर करता है, लेकिन आकृति 100% समान होनी चाहिए। क्लियर। चलिए देखिए, दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार समान हैं। वही चीज यहां भी लिख दी है। देखिए बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ लड़के कहते हैं बड़ा कठिन है सर, बहुत बच्चे बोलते हैं कहाँ कठिन है, देखिए कितना आसान है मैथ। मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, इसलिए हम लोगों का मैथ में टारगेट कितना है 100/100, 100/100, क्योंकि मैथ सबसे आसान चैप्टर है। देखिए फिर आगे, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, बता तो चुके। दो वृत्त चाहे बड़ा छोटा हो या छोटा बड़ा हो, कैसे भी हो समरूप होंगे। देख लीजिए है तो वृत्त ही है ना, बता चुके। आकृति तो समान है ना, लेकिन आकार छोटे बड़े हैं तो क्या फर्क पड़ता है तो समरूप, यही चीज बता रहे हैं। आगे देखिए, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक वर्ग बड़ा वाला, एक वर्ग छोटा वाला। आकृति तो दोनों की समान है ना, क्या असमान है, आकार एक छोटा है एक बड़ा है, तो भी क्या है समरूप है। दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। समबाहु त्रिभुज एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, है तो समबाहु त्रिभुज ना, लेकिन आकृति तो समान है दोनों का, है तो त्रिभुज ही ना, लेकिन आकार बच्चों क्या है छोटा और बड़ा है, तभी तो समरूप होते हैं। यही तो बताए कि आकृति क्या होनी चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए, लेकिन आकार समान निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये हम लोगों ने क्या बताया, दो समरूप समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। इतनी बातें अच्छी से आपको समझ में आ गई। एक चीज और बता देते हैं क्या महत्वपूर्ण है कि अब हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाता है। मैथ का ये त्रिभुज का इंट्रोडक्शन इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने बहुत इंट्रोडक्शन बता दिया, इससे ज्यादा नहीं है त्रिभुज में, बेसिक चीजें खत्म। अब हम लोगों को आगे पूरा चैप्टर अच्छे से एकदम पूरा कंप्लीट, पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करते चलता है, बहुत आसानी से चलना है। देखिएगा अब हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे अगला जो इसमें टॉपिक है थेल्स का नियम, ध्यान रखिएगा। थेल्स का नियम क्या होता है सर, उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल थेल्स का नियम बता देते हैं, फिर हम लोग इसके बाद अभी लास्ट तक सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अभी यूनानी गणितज्ञ एक वैज्ञानिक थे, यूनान के थे, इसीलिए उनको यूनानी गणितज्ञ बोला कि मैथमेटिशियन थे। थेल्स ने एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी परिणाम दिया। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब अलग होता है और परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। उन्होंने एक रिजल्ट दिया, क्या दिया नियम, क्या रिजल्ट दिया सुनिएगा कि समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समान कोणिक मतलब जिनके कोण समान हो, समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक दूसरे के समानुपाती होंगी। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों चीज एक होता है उसी के, बाकी व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाता है, समझिएगा।
संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसे हम थेल्स का नियम कहते हैं या थेल्स का प्रमेय कहते हैं या आधारभूत समानुपातिकता बोलते हैं। इस नाम से भी बोर्ड में पूछा गया है, तो इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। ज्यादातर थेल्स का प्रमेय पूछा जाता है, लेकिन जब कभी कभी थोड़ा बहुत पेपर को घुमा या टप कर देता है तो बच्चों इस नाम से ही बोल देता है कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय किसे कहते हैं, यही है थेल्स वाला नियम ही है। ठीक है, तो क्या होता है सर थेल्स का नियम, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल देख लीजिए, ABC ये होता है और इस पर हम लोगों ने एक समानांतर खींच दिया, इसके BC के समानांतर एक हम लोगों ने लाइन खींचा जिसे हम नाम दे देते हैं D नाम देंगे। तो क्या होता है थेल्स का नियम, क्या होता है कि जो AD होगा O बटे क्या हो जाएगा DB। देखिएगा AD बटे क्या हो जाएगा DB, AD बटे क्या हो जाएगा DB बराबर AE बटे किसके हो जाएगा, AE बटे हो जाएगा EC के। क्या हो जाएगा AE बटे क्या हो जाएगा EC। यही थेल्स का नियम है। कितना आसान है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में बच्चों इसको डेराइव करेंगे, हम लोग इसको डेराइव करेंगे। देख लीजिए AD बटे DB, इसके बाद AE अपान EC, ये थेल्स का नियम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो आज से देखिए ज़्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, हम लोग बहुत छोटा छोटा ताकि आपको पढ़ने मज़ा भी आए और ये चीज़ें आपको हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको बस लगातार वीडियो कंटिन्यू आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको पूरा देखते चले जाना है और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए शेयर करना। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी देखिए हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको अच्छे से अच्छे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बहुत सारे अभी इतने तो सुविधा है नहीं, तो बहुत सारा इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो आपको बस थोड़ा सा शेयर करना है और जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब कराना है। हमने आपको जो टारगेट दिया है याद होगा कि 15 तक आपको 1000 कंप्लीट कराना होगा सब्सक्राइबर। तो आपको शेयर लाइक, और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा डेराइव करेंगे बच्चों। ये हम डेराइव करेंगे कि कैसे ये आता है, कैसे थेल्स का नियम आया कि AD बटे DB और AE बटे EC। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।